मैं हूं दीपक चौरसिया। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। पहले पर्दे के सितारे और अब राजनीतिक जगत के तारे। एलजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान ने कम उम्र में एक लंबा सफर तय किया है। बिहार चुनाव में वो एनडीए के स्टार प्रचारक है और इस वक्त खाने की मेज पर बातचीत के साथ खुद चिराग हमारे साथ मौजूद है। चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि बिहार में जब एलजेपी का नाम कहते हैं लोग कि ये तो परिवार की पार्टी है, पासवान जी के परिवार की पार्टी है, ये आरोप आप पे सीधा सीधा लगता है, तो आप लालू जी के परिवारवाद से कैसे निपट पाते हैं? देखिए, मैं विनम्रता से इस बात को कबूल करता हूं कि आरोप लगता है और कहीं ना कहीं आरोप जायज भी है। मैं इस बात को भी कबूल करता हूं। बट हाँ, मैंने लगातार मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं परिवारवाद का मैं पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूं। इस बात को मैं काफी बार ऑन रिकॉर्ड कह भी चुका हूं। बट हाँ, मैं इस बात को भी जरूर नकारता हूं कि जस्ट बिकॉज आप किसी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और अगर आप में वो क्षमता है, उसके बावजूद भी आपको नहीं आगे आने दिया जाना चाहिए क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली का आप हिस्सा हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है कि अगर आप में क्षमता है वो कभी छुपेगी नहीं। आज नहीं तो कल वो निखर कर सामने आएगी ही। और जब आप पब्लिक डोमेन पे खड़े हैं, आप जब जनता के सामने खड़े हैं, फाइनल डिसीजन उन्हीं का ही है। अगर आप में वो पोटेंशियल उन्हें दिखेगा, वो आपको चुनेंगी, नहीं तो आप सिर्फ एक इजी एंट्री बन के रह जाएंगे। ये मैं जरूर मानूंगा कि एक इजी एंट्री जरूर मिल जाती है, बट एक राजनीतिक परिवार से आना सिर्फ आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, बट चुनाव जीतने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। तो डेफिनेटली परिवारवाद का मैं पक्षधर नहीं हूं। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम परिवार के लोग राजनीति में आए, पर हाँ, वो लोग जरूर आए जिनमें क्षमता है। वो लोग जरूर आए जिनमें क्षमता है, और ऐसा लगता है बिहार को कि आप में क्षमता है, इसीलिए आप एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। बिहार के चुनाव को अगर देखा जाए और एनडीए के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो पासवान जी की इमेज जो है एक बड़े दलित नेता के तौर पर है। मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे देश की बात करूंगा। लेकिन इन चुनाव में जीतन राम मांझी भी आपके साथ हैं, वो भी एक दलित नेता है। आपको नहीं लगता इन दोनों में टकराव है और ये टकराव आगे चल के नुकसान कर सकता है एलजेपी के वोट बैंक का और साथ ही साथ एनडीए का, क्योंकि इसमें भी खींचातानी है? देखिए, मांझी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे पिताजी के काफी वर्षों से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन चिराग, कहीं ना कहीं रार दिखती है, कहीं ना कहीं खींचतान दिखती है। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो है। उसको अब एग्जाम्पल मैं आपको बात दे दूंगा और आप खाना भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ दीपक जी। मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैं पिताजी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ और मेरे नेता है, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उस नाते से भी उन्हें जानता हूँ। तो दोनों रूप में ईमानदारी से मैं बोलूंगा कहीं कोई टकराव नहीं है। हाँ, कभी कभी मीडिया में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो जिस उदाहरण का शायद आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं। तभी उस वक्त भी मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया था क्योंकि मैं परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाया था कि क्यों मांझी जी ने उस वक्त ये सारी बातें बोली। बहरहाल, मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूंगा और राजनीतिक तौर पर भी बोलूंगा, आपस में हम लोगों के बीच कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं जी, मेरा एक शो आता है संवाद जी, पिछले सैटरडे आया था, जिसमें जीतन राम मांझी गेस्ट थे जी, और उसमें उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि पासवान जी को आप कितना बड़ा नेता मानते हैं, तो उन्होंने उसके बदले में एक दोहा पढ़ा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसन पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उनको लगता है कि पासवान जी एक खजूर के पेड़ के जैसे नेता है जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यही प्रश्न जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया था, उन्होंने बहुत विनम्रता से इस बात को कबूला था कि मांझी जी मुझसे बड़े नेता हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इन्हीं बातों को मैं दोहराता हूं। मैं ईमानदारी की बात है दीपक जी, मैं वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा क्योंकि उस वक्त भी उस दिन उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बातें कही मेरे संज्ञान में नहीं है ये। मैं व्यक्तिगत तौर पर दोनों को जानता हूं, दोनों को अच्छे से जानता हूं, दोनों को एक साथ देखता भी हूं, एक साथ काम करते हुए भी देखता हूं, व्यक्तिगत दृष्टियों में भी देखता हूं। आपस में इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे परसेप्शन बन जाते हैं जो कि हकीकत नहीं होते हैं, ये शायद उनमें से एक बन रहा। आपने कहा था सीटों के बंटवारे के वक्त कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इस गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप शॉक थे। आपको ऐसा लगा था कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपकी है, जितने सांसद आपके हैं, उसके अनुपात में आपको सीटें नहीं मिली है। क्या वो शौक अब थोड़ा कम हुआ है? देखिए, उसके बाद, और मैंने इसको बहुत ऑनेस्टली मैंने कबूल किया था क्योंकि इससे पहले बहुत प्रमुखता से एक दिन तक विभिन्न चैनलों पे ये सोर्सेज के सूत्रों के हवाले से चल रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी नाराज है।
मुझे नाराज शब्द को लेकर थोड़ा सा एतराज था। हम लोग नाराज बिल्कुल नहीं थे, और जो मैंने अगले दिन प्रेस वार्ता करके मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। हमारे कैडर्स में जरूर एक रिएक्शन था, एक असंतोष था। कैडर समझ नहीं पाए कि किस अनुपात हम लोग को संख्या मिली, और हम लोग भी ईमानदारी से मैं इस बात को कबूलूंगा, क्योंकि हम लोग को जो संख्या की जानकारी दी गई थी, गठबंधन के भीतर की बातें हैं, मैं बहुत सी चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, बट हम लोग को जो जानकारी थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई उसमें थोड़ा सा अंतर था। तो इसीलिए मैंने उस दिन बहुत विनम्रता से मैंने इस बात को कबूला था कि हाँ, हम लोग थोड़े से शॉक जरूर हैं, बट हाँ, उस दिन देर रात मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई। काफी देर तक रात में वो मुलाकात चली, और अमित जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं। जब उन्होंने मुझे किसी बात के लिए समझाया, उसके बाद मैं पुनः कोई प्रश्न करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो ये बात वहीं की वहीं खत्म। मुझे आप ये बताइए कि आपकी चुनाव की स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसा लग रहा है कि आपका प्रचार बहुत कम है, आप ब्रांड पासवान को, ब्रांड रामविलास पासवान को यूज नहीं कर रहे हैं। ना तो आप विजिबल दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ना आपकी कोई अपनी अलग कैंपेन है, ना अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आए हैं या विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। क्या सब कुछ एनडीए का ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां तक रही बात सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे दीपक जी, जरूर हमारी पार्टी, और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर तो मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हुई। 21st सेंचुरी का लड़का हूं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता भी हूं, करना जानता भी हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हूं, हमारी पार्टी भी है। जहां तक रही बात पार्टी के घोषणा पत्र की, मैनिफेस्टो की, हम लोग जरूर थोड़े से विलंब से हैं, बट मुझे लगता है 1-2 दिन में हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। पहली बार मैं शायद इसकी चर्चा कर रहा हूं सार्वजनिक तौर पर। हमारा मैनिफेस्टो तैयार है, घोषणा पत्र बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसको लॉन्च करेंगे। इस बार का जो कैंपेन है उसमें एनडीए यही कह रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि लालू जी और नीतीश साथ आ गए हैं। जी। एक जमाने में रामविलास पासवान जी भी लालू जी के साथ थे, लंबे समय तक रहे। जी। अब ऐसा उनमें क्या बदलाव आ गया है? और वही नीतीश कुमार जो कभी एक दोनों जेपी आंदोलन की पैदाइश है, एक साथ सबने राजनीति शुरू की। मेरे ख्याल से पासवान साहब थोड़ा सीनियर है उन सब तमाम लोगों से। अब इन दोनों नेताओं में क्या बदलाव आ गया है? देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कबूला है। इससे पहले मैंने व्यक्तिगत तौर पर कबूला था। कहीं ना कहीं आज की तारीख में जब मैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड, अपनी पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूं, अधिकृत तौर पर भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि उस वक्त हम लोगों का लालू जी के साथ जाना गलती थी। इस बात को उस वक्त एक पुत्र होने के नाते मैंने जरूर अपने पिताजी के संज्ञान में लगातार दिया था कि लालू जी के साथ जाना शायद हम लोगों को के लिए ठीक नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी पे किसी अधिकृत पद पर नहीं था, सिर्फ एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं अपने सुझाव दे सकता था। पर जब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर, जब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, तो उस वक्त मैंने बहुत प्रमुखता से इन्हीं बातों को मैंने रखा था। मैंने पार्टी के भविष्य को सोचते हुए मैंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष इस बात को प्रमुखता से रखा था कि हम लोगों को लालू जी के साथ कम से कम गठबंधन में आगे नहीं जाना चाहिए। इतिहास में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनका वोट, उनका कैडर हम लोग के साथ कभी नहीं जुड़ पाया, जिसका खामियाजा हमारी पार्टी ने भी भुगता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी पिछले चुनाव के परिणाम ठीक नहीं रहे थे। तो इसीलिए बोर्ड ने हमारे सुझाव को सम्मान दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे बोर्ड के सुझाव को सम्मान दिया, और उसके बाद जब हम लोगों ने अलायंस शिफ्ट किया, एनडीए के साथ जाने का निर्णय था। मेरा व्यक्तिगत तौर पर निर्णय था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का। आज की तारीख में मुझे उस वक्त एक वो नेता दिखते थे जो कि युवाओं की बात करते थे, युवा उनके साथ जुड़ना चाहता था। मैं भी उन लाखों करोड़ों युवाओं में से एक था जो उनके साथ जुड़ना चाहता था। आरजेडी के नेता और लालू यादव जी तो यहां तक कहते हैं कि पासवान जी एहसान फरामोश है। जब वो चुनाव हार गए तो हमने उनको राज्यसभा में भेजा, और अब वो क्योंकि सरकार बन रही थी एनडीए की, ये प्रियम करके उनके साथ चले गए। देखिए, सारी बातें, तमाम बातें कहने के लिए जरूर लालू जी बोलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डेफिनेटली उस वक्त उनको विभिन्न, सिर्फ लालू जी की पार्टी का नहीं, जब राज्यसभा की बात आई थी, विभिन्न दलों ने उनका समर्थन किया था। आज की तारीख में इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा नाम है, माननीय रामविलास पासवान जी का एक ऐसा नाम है जिनकी लोकप्रियता अक्रॉस पार्टी लाइन है। आज तक मैंने अपने जीवन काल में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने भी इनके प्रति कोई व्यक्तिगत मतभेद रखा हो। तो उस वक्त भी उनको तमाम राजनीतिक दलों का उस वक्त समर्थन मिला था। लालू जी अकेले, जो संख्या इनके पास विधायकों की थी, उससे संभव नहीं था कि ये उनको अकेले राज्यसभा में भेज सकते हैं। मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 नहीं आने देंगे, लेकिन आपके उम्मीदवारों के नाम बताता हूं। काली पांडे, बाहुबली,
गोविंदगंज से बाहुबली राजन तिवारी, उनके भाई राजू तिवारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके भाई राजू तिवारी को। मोकामा वाले बाहुबली सूरज भान आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी बीना देवी सांसद। ऐसे में क्या बिहार की जनता कंफ्यूज नहीं होगी कि माफिया से जुड़े हुए लोग, दबंगई से जुड़े हुए लोग, बाहुबली लोग पासवान जी की पार्टी में भी है? देखिए दीपक जी, ईमानदारी से बोलूंगा, और जब मैं इस बात को बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा क्योंकि अब वो आपके साथ आ गए तो सब वाल्मीकि बन गए। मेरा मानना है हर साधु का एक इतिहास होता है और हर डाकू का एक भविष्य होता है। जब से ये नाम जिनका आपने जिक्र किया है हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैंने आज तक कोई भी इनका कार्य ऐसा नहीं देखा जो कि पार्टी के विरुद्ध जाता हो या हमारे समाज के या हमारे प्रदेश के विरुद्ध जाता हो। अगर मैं कुछ भी ऐसी गतिविधि देखता शायद सबसे पहला व्यक्ति मैं ही होता। स्पष्ट बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, कई ऐसी बातें भी बोलता हूं जो कि पार्टी लाइन से थोड़ी हटकर होती हैं, बट क्योंकि मैं उस पर यकीन रखता हूं मैं खुल के वो सारी बातें बोलता हूं। तो अगर मैं कभी ऐसा कुछ देखता तो शायद मैं पहला व्यक्ति होता उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बट जितने वर्षों से मैंने इन्हें देखा है और जितनी ईमानदारी से मैंने इनको पार्टी के प्रति और अपने प्रदेश के प्रति और अपने प्रदेश के प्रति काम करते हुए देखा है, मेरा पूरा विश्वास है इन नामों पर। मुझे बताइए कि राहुल गांधी की राजनीति को आज की तारीख में कैसे आंकते हैं? मुश्किल प्रश्न है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरा काम मुश्किल सवाल है। राहुल जी कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा, मैं मुश्किल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उनकी राजनीति ईमानदारी से अभी तक समझ नहीं पाया हूं। कभी कभी वो मुझे बहुत सक्रिय दिखते हैं, उनका ग्राफ बहुत ऊपर नीचे जाता है, फिर वो एकदम से एक लल मूवमेंट आ जाता है, वो दिखते नहीं है। इसलिए मैं वो कंसिस्टेंसी नहीं समझ पाया हूं। राजनीति में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप हैं तो आपको दिखना जरूरी है, हर एक मुद्दों पर बोलना जरूरी है। आप राष्ट्रीय नेता हैं हमारी पार्टी के, आप राष्ट्रीय नेता हैं हमारे देश के, और जब आप देश के राष्ट्रीय नेता हैं जरूरी है कि आपके बयान, आपके अपने विचार देश से जुड़े हुए हर एक प्रमुख मुद्दों पर आने चाहिए, ताकि देश की जनता को, मैं अगर दलगत राजनीति से हटकर भी मैं सोचूं तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम जो इश्यूज हमारी कंट्री ने फेस किए उस पर राहुल जी की क्या सोच है। मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी आपके पिताजी के दोस्त रहे, राजनीतिक साथी रहे, लालू जी आपके पिताजी के दोस्त रहे, राजनीतिक साथी रहे, राहुल गांधी आप उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, आपकी मूवी देखने भी आए थे वो, सोनिया जी उनके साथ आपके कई इंटरेक्शन रहे, 10 साल यूपीए सरकार में रामविलास पासवान जी मंत्री रहे। 26 साल से हम लोग पड़ोसी हैं। 26 साल से आप लोग पड़ोसी हैं जनपद में, 12 जनपद और 10 जनपद। मुझे बताइए जब इन लोगों के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो आपको संकोच होता है क्या? देखिए, मुझे संकोच तब होगा दीपक जी जब मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत आरोप करूं, इसीलिए मैंने कभी भी किसी पर भी कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं किया। आप लालू जी की बात करेंगे, मैं चुनाव प्रचार में उनके सामने खड़ा हूं, पर मैं उनकी नीतियों पर जरूर मेरी टिप्पणियां होंगी, व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसीलिए मुझे संकोच नहीं होता है जब मैं नीतियों पर कोई टिप्पणी करता हूं। कांग्रेस में जैसा मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी नीतियां रही हैं, अगर इन्होंने 68 साल तक आजादी के 68 साल बाद तक अधिकांश समय कांग्रेस ही केंद्र की सत्ता पर हाविज रही। देश आज जिस भी स्थिति में है, सही गलत अगेन डिबेटेबल, बट हाँ उसमें कांग्रेस का एक विशेष योगदान जरूर रहा है। ये कि हाल के माहौल में, हाल के परिप्रेक्ष्य में आप नीतीश कुमार के इस शासन को किस तरीके से देखते हैं? मैं नीतीश जी जब सत्ता में आए, मैं उस वक्त बिहार से बाहर था, दिल्ली में रहता था, मुंबई में काम करने गया था। मेरे जैसे हर उस बिहारी के लिए जो कि अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रहता है, बहुत उम्मीदें थी नीतीश जी से। ईमानदारी से कबूल करूंगा, सत्ता में आने के बाद 1-2 साल तक कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर खरा होते हुए भी दिख रहे थे, बट इन बिटवीन समवेयर ही लॉस्ट द ट्रैक, और वो भी वापस उसी जात पात धर्म मजहब की राजनीति में उलझ कर रह गए। पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, दलित को महादलित करो, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। युवाओं के पलायन पर रोक लगाने की चिंता उनको सिर्फ 4.5 साल के बाद आती है, जब 6 महीने दूर रह जाते हैं चुनाव के। फिर पिछले 4.5 साल से वो भूले हुए, पुनः उनको युवाओं की याद आई है। जब दूसरे प्रदेशों में युवाओं को पीटा जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, तब नीतीश जी को उनकी याद नहीं आती, उनकी चिंता नहीं होती। जब वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता का अभाव आता है, और आज उसी अभाव के दौर से मुझे लगता है मैं, मेरे जैसा हर एक युवा
और हर एक बिहारवासी उस अभाव से गुजर रहा है। आखिरी सवाल मुझे बताइए कि क्या अगर सरकार बनती है एनडीए की तो क्या हम एलजेपी का उप मुख्यमंत्री देखेंगे, चाहे चिराग पासवान या कोई और? चर्चा का विषय ही नहीं है दीपक जी। ईमानदारी से मुख्यमंत्री पद को भी लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई और लगातार हम लोग इसको कहते रहे। हमारे लिए प्राथमिकता ही नहीं है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। तो हमारी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कितनी मजबूती से सरकार बनेगी, मेहनत बस इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूपहले पर्दे से सीधे राजनीति की पिच पर आए चिराग पासवान एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। कम से कम उनके इस इंटरव्यू से यही बात समझ आती है। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।